अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम स्टडी करेंगे तुगलक डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत की तीसरी डायनेस्टी को आज हम स्टडी करेंगे। हम वन बाय वन इसको स्टडी कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था खिलजी डायनेस्टी को। खिलजी डायनेस्टी के जो आखिरी हुक्मरान है वो है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी, इसकी जो हुकूमत थी वो थी 1290 से लेके 1320 तक मुबारक शाह खिलजी का टर्न्योर था। ठीक है, तो इसके जो ये हुक्मरान है, इसको एक हिंदुस्तानी लड़के ने इसकी हुकूमत को छीन लिया था। ठीक है, जिसका नाम था खुसरो मलिक। थोड़ा रखिया ही थोड़ा या अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हम स्टडी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टडी करेंगे तो अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टडी करेंगे तुगलक डायनेस्टी को। दिल्ली सल्तनत की ये तीसरी डायनेस्टी है और ये लॉन्गेस्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत है। तो पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था खिलजी डायनेस्टी को। इसके जो आखिरी फाउंडर है, आखिरी हुक्मरान है, वो है मुबारक शाह खिलजी, जिसका टर्न्योर 1290 से लेके 1320 तक है। इसकी हुक्मरान तो को गिराया था एक हिंदुस्तानी लड़के ने। ठीक है, इसकी हुकूमत को गिरा दिया था। फिर इसका एक जर्नैल था गाजी मलक, जिसको गयाजुद्दीन तुगलक भी कहते हैं। ठीक है, ये हिंदुस्तानी लड़के पर की हुकूमत पर हमला करेगा और इसकी हुकूमत को गिरा देगा और अपनी हुकूमत लेके आएगा और तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद रखेगा। तो यहाँ से तुगलक डायनेस्टी आगे शुरू हो जाएगी। तो हम तुगलक डायनेस्टी को एक स्टोरी की बेस पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तुगलक डायनेस्टी, तो गाजी मलक का जो टेन्योर है, गयाजुद्दीन तुगलक का जो टेन्योर है वो है 1320 से लेके 1325 तक। ठीक है, इसके जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होंगे हम सिर्फ उनको देखेंगे वन पेपर के लिहाज से, पीपीएससी के हवाले से जो एग्जामिनर पूछता है। इसने कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम नहीं किया, इसने सिर्फ मुल्तान में एक मकबरा बनवाया था अपने लिए। मुल्तान में मकबरा बनवाया था जिसमें आगे जाके हम स्टडी करेंगे हजरत शाह रुकन आलम को दफन किया जाएगा। हजरत शाह रुकन आलम को। ठीक है, मगर ये गाजी मलक गयाजुद्दीन तुगलक ने अपने लिए बनवाया था। फिर इसके बाद इसके बेटे की हुकूमत आ जाती है। इसके बेटे का क्या नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको मोहम्मद शाह तुगलक भी कहते हैं। ठीक है, जो इसका टेन्योर है वो कहां से कहां तक है? 1325 से लेके 1351 तक। अब इसके जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है इसके टेन्योर में, उसको हम देख लेते हैं। इसका जो असल नाम वो जूना खान था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक का असल नाम था जूना खान। और ये अपने वालिद को कत्ल करके हुकूमत में आया था। ठीक है, गाजी मलक और गयाजुद्दीन तुगलक को। ये गाजी मलक साहब बंगाल से जंग करके वापस आ रहे थे, तो इसकी खुशी में इसने एक तकरीब रखी, पार्टी रखी। तो जिसमें इसने एक स्टेज पे जाके वुडन पवेलियन बनाया। एग्जामिनर पूछता है वुडन पवेलियन के बारे में कि वो कौन सा हुक्मरान है जो वुडन पवेलियन से गिर के मरा। ठीक है,
एक तकरीब रखी जाती है, जब गाजी मलक तकरीब पे आते हैं स्टेज पे तकरीर करने के लिए, तो ये गाजी मलक साहब ये इसको वुडन पवेलियन को खींच देते हैं और गाजी मलक की मौत हो जाती है। ठीक है, तो फिर ये जो गाजी मलक ने मकबरा बनवाया था अपने लिए, तो ये उसको अपने वालिद को वहाँ नहीं दफनाता बल्कि दिल्ली में इसको दफना देता है, और ये मकबरा अपने लिए रख लेता है कि इसमें मुझे दफनाया जाए, ये मकबरा अपने लिए रख लेता है। तो इसके जो 2-3 टाइटल हैं जो एग्जामिनर पूछता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तगलक को हम स्टडी कर रहे हैं, मोहम्मद बिन तगलक को। ठीक है, तो इसके जो टाइटल हैं 2-3 जो एग्जामिनर पूछता है वो है मैन ऑफ आइडियाज, मैन ऑफ आइडियाज, और दूसरा है इसका मिक्सचर ऑफ ओपोजिशन, मिक्सचर ऑफ ओपोजिशन। ठीक है, और इसको इंटेलिजेंट फूल भी कहते हैं, इंटेलिजेंट फूल, इंटेलिजेंट फूल। अब हम इसको 1-2 एग्जांपल से देख लेते हैं कि इसको ये टाइटल क्यों दिए गए, मैन ऑफ आइडियाज, मिक्सचर ऑफ ओपोजिशन, इंटेलिजेंट फूल। तो इसका कैपिटल था वो दिल्ली इसका कैपिटल था। इसको ख्याल आया कि कैपिटल चेंज किया जाए, इसने दौलताबाद को अपना कैपिटल बना लिया, और इसके लिए इसने कोई प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं किया था, कोई प्लान नहीं बनाया था, कोई सड़कें नहीं बनाई थी, कोई मार्केट नहीं बनाई थी इस यहाँ दौलताबाद में। ये 5 साल इधर बैठता रहा इधर, मतलब बैठा रहा इधर दौलताबाद में, कैपिटल बनाए रखा, मगर एज सच वहाँ पे कोई तरक्की ना हुई। तो फिर इसे ख्याल आया दोबारा, जबकि लोग इसकी तरफ आने लगे, लोगों ने रुख किया, तो इसने दोबारा अपना कैपिटल दिल्ली को बना लिया, क्योंकि इसने चीज़ों को अच्छे से प्लान नहीं किया था। ठीक है, फिर अब एक इसकी और एग्जांपल देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट इवेंट को। वो ये करता है कि करेंसी को चेंज करता है, कॉपर करेंसी ये मुतारफ करवाता है, कॉपर करेंसी। ये एक तरह के सिक्के थे, क्योंकि तब मार्केट में सोने के सिक्के चलते, सोना चलता था। ठीक है, तो इसने कहा कि मुझे आप सोना दें तो मैं आपको ये सिक्के दूंगा जो मार्केट में आप इस्तेमाल करेंगे। तो लोगों ने यूं किया कि जाली सिक्के बना लिए, और लोग इसके पास सोना लेके नहीं आए, कुछ लेके आए, कुछ लोगों ने जाली सिक्के चलाना शुरू कर दिए। फिर इसे ख्याल आया कि ये तो मुझे नुकसान हो रहा है, तो इसने कहा कि मुझे सिक्के दे जाओ और अपना सोना वापस ले जाओ। और जिन लोगों ने सिक्के नकली बनवाए थे या बनाए हुए थे, वो भी सिक्के इसको दे गए और इससे सोना ले गए, तो इसका जो खजाना है वो भी खाली हो गया। तो इस तरह के इसके काम थे, इसके पास प्लान नहीं था किन चीज़ों को। ठीक है, तो फिर इसकी एक और देख लेते हैं, इसके टेन्योर में इवेंट था। इसने चाइना के किसी इलाके में ना हमला किया, अपनी फौज को भेजा, तो वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो आधी फौज मर गई रास्ते में ही, सर्दी से मर गई, और आधी फौज वापस आ गई। तो इस तरह के इसके काम थे। तो फिर आगे जाके हम देखते हैं 1335 में हजरत शाह रुकन आलम वफात पा जाते हैं। तो ये पोते किसके हैं? हजरत बाउलदीन ज़िक्रिया के पोते हैं। ठीक है, तो ये इसको इसके पास दफना देता है। इसका जो मकबरा है इनके पाँव के करीब, कहते हैं कि वो इसको दफना देता है। ठीक है, फिर कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तगलक को ख्वाब आया कि हज़रत शाह रुकन आलम
ये ना मोहम्मद बिन तगलक के पीर थे, तो इसको ख्वाब में आके कहते हैं कि मेरा यहाँ पे सांस घुट रहा है तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो फिर मोहम्मद बिन तगलक तगलक मोहम्मद शाहरुख आलम को उस मकबरे में दफना देते हैं जो इसने अपने लिए रखा हुआ था। ठीक है, ये सोहरवर्दिया सिलसिले से हैं। ठीक है, जैसे कि हजरत बाबा फरीद गंज शकर को हमने देखा था कि वो चिश्तियाँ सिलसिले से हैं, ये सोहरवर्दिया सिलसिले में थे। तो फिर आगे जाके हम देखते हैं 1333 में इब्ने बतूता आते हैं हिंदुस्तान। इब्ने बतूता 1633 में। ठीक है, ये मोरक्को से थे, मोरक्को से थे और बाय प्रोफेशन ये ट्रैवलर थे। ट्रैवलर मतलब सियाह थे ये। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तगलक इसको चाइना का अपना सफ़ीर बना देते हैं, चाइना में अपना सफ़ीर बना देते हैं। ये थे मोहम्मद बिन तगलक के इम्पोर्टेंट इवेंट्स, इसके जो टेन्योर में हुए हैं। आगे हम देख लेते हैं इसके बाद मोहम्मद बिन तगलक के बाद जो भी हुक्मरान आया है तीसरे नंबर पे, वो है फिरोज शाह तगलक। फिरोज शाह तगलक। ठीक है, इसका जो टेन्योर है वो 1351 से लेके 1388 तक है। इसके जो इम्पोर्टेंट वर्क है इसके टेन्योर में, इसने कैनाल सिस्टम को, इरिगेशन सिस्टम को मुतारफ करवाया। क्या इसका इम्पोर्टेंट काम है? इरिगेशन सिस्टम को इसने मुतारफ करवाया। ठीक है, और 5 बिग कैनाल्स इसने बनाई, 5 बड़ी नहरें, 5 बिग कैनाल्स। ठीक है, इसका टेन्योर में और कोई ज़रूरी काम नहीं हुआ, तो हम चीज़ सिर्फ एग्ज़ाम के हवाले से देखेंगे। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी सिर्फ हम उनको स्टडी करेंगे। इसके बाद जो आ जाते हैं नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तगलक। इसका जो टेन्योर है वो 1394 से लेके 1413 तक है, और ये तुगलक डायनेस्टी के लास्ट हुक्मरान है, लास्ट। ठीक है, तो इसके टेन्योर में इंपॉर्टेंट वर्क इसके टेन्योर में आए थे तैमूर लंगड़ा साहब। इसके टेन्योर में आए थे तैमूर लंगड़ा, जिसको तैमूर लिंग भी कहते हैं या तैमूर लेन भी कहते हैं। ठीक है, और ये 1398 में 1398 में आए थे और दिल्ली को इसने बर्बाद किया था। ठीक है, इसने तकरीबन 2 करोड़ के करीब कत्ल किए थे, 2 करोड़ के करीब कत्ल किए थे। और इसको कहा जाता है कि खिजर खान ने बुलाया था, दावत दी थी। किसने दी थी? खिजर खान ने, जो आगे जाके तगलक डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी की बुनियाद रखेंगे। ठीक है, खिजर खान ने, तो ये तैमूर लंगड़े का नायब था। इसने तैमूर लंगड़े ने इसको अपना नायब बनाया था। तो तैमूर लंगड़ा साहब इसको हुकूमत दे गए थे, तो आगे जाके ये सैयद डायनेस्टी की बुनियाद रखेंगे। ठीक है, तैमूर लंगड़े को हमने देख लिया। और ये इसके बारे में एक और सवाल जो 1-2 अब पूछे जाते हैं वो ये है कि ये भी मंगोल था। ठीक है, और इसका कबीला पूछा जाता है, बरलास कबीले से था ये, बरलास कबीले से। तो ये थी इम्पोर्टेंट चीज़ें तगलक डायनेस्टी के बारे में। अगली वीडियो में हम देखेंगे सैयद डायनेस्टी को। तो